क्या होगा अगर पैसे, सफलता और काम के बारे में जो कुछ भी हमें आज तक सिखाया गया है वो पूरी तरह से एक धोखा हो? और क्या होगा अगर हफ्ते में 100 घंटे काम करना, हर वक्त खुद को बहुत व्यस्त दिखाना और दुनिया को अपनी हैसियत बताने के लिए बस महंगी गाड़ियां खरीदना? हाँ, जो कि बहुत लोग करते हैं आजकल। बिल्कुल। क्या होगा अगर ये सब हमें असल में अमीर बनाने के बजाय अंदर ही अंदर बहुत खोखला और गरीब बना रहा हो? यार, ये बहुत ही डरावना और चौंकाने वाला विचार है। तो आज की इस बहुत ही गहराई से भरी चर्चा में हम उन सभी नियमों को जड़ से उखाड़ने वाले हैं जिन्हें हम सफलता का रहस्य मानकर बस आंखें बंद करके फॉलो करते आए हैं। एग्जैक्टली। और आज हमारी इस चर्चा का आधार दो बहुत ही कमाल की और पुरानी सोच को चुनौती देने वाली किताबें हैं। हाँ, पहली है मॉर्गन हाउसल की बहुत ही मशहूर किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी, और दूसरी है जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन की रीवर्क। मतलब इन दोनों किताबों में जो जानकारी है ना, वो किसी भी इंसान के काम करने और पैसे को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। सही बात है। हमारा असल मकसद है सफलता की इस पारंपरिक सोच को तोड़ना। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले उस बड़े झूठ पर वार करते हैं जिसे रीवर्क में बहुत ही खूबसूरती से उजागर किया गया है। मेरा मतलब है वो तथाकथित असली दुनिया या रियल वर्ल्ड का जो भ्रम है। ये एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है। मतलब अक्सर होता ये है कि जब भी कोई नया विचार या काम करने का कोई बिल्कुल नया तरीका सामने आता है तो आसपास के लोग तुरंत कहते हैं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये असली दुनिया में काम नहीं करेगा। हाँ, ये डायलॉग तो सबने सुना ही होगा। बिल्कुल। लेकिन रीवर्क के लेखक इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये असली दुनिया कोई भौतिक जगह नहीं है। ये असल में निराशावादियों और पुरानी सोच में फंसे लोगों का सिर्फ एक बहाना है। अच्छा, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, एग्जैक्टली। ये एक ऐसा कवच है जिसे लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब वो बदलाव से डरते हैं। मतलब जब वो कहते हैं कि ये असली दुनिया में काम नहीं करेगा तो उनका असल मतलब ये होता है कि मैंने इसे पहले कभी होते हुए नहीं देखा है तो इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि लोग अपने अनुभवों की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। और अगर हम इस बात को मॉर्गन हाउसल की साइकोलॉजी ऑफ मनी से जोड़ें तो यार वहां भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। हाउसल अपनी किताब की शुरुआत ही एक बेहद मजबूत विचार से करते हैं। वो कहते हैं, कोई पागल नहीं है, नो वन्स क्रेजी। हाँ, वो चैप्टर बहुत शानदार है। बिल्कुल। वो समझाते हैं कि लोग पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं, चाहे वो बाहर से देखने में कितने भी अजीब या बेवकूफ़ी भरे क्यों ना लगे, वो असल में सिर्फ स्प्रेडशीट या गणित के आधार पर नहीं लिए जाते। करते हैं कि हमारे वित्तीय फैसले गणित से ज्यादा हमारे अपने व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? बिल्कुल। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म और बचपन ऐसे दौर में बीता है जब शेयर बाजार लगातार गिर रहा था और चारों तरफ भयंकर मंदी थी। हाँ, जैसे 2008 का आर्थिक संकट। एग्जैक्टली। तो उस इंसान के दिमाग में ये बात गहराई तक बैठ जाएगी कि निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जिसने अपना बचपन एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते हुए बाजार के बीच बिताया है, वो निवेश को लेकर बहुत आशावादी होगा। मतलब दोनों के पास आज की तारीख में एक जैसे आंकड़े हो सकते हैं ना? हाँ, एक जैसी जानकारी हो सकती है लेकिन वो पैसे के साथ बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करेंगे क्योंकि हमारी सोच का 99% हिस्सा हमारे अपने जीवन के उन अनुभवों से बनता है जिन्हें हमने खुद जिया है। अगर हमारे फैसले हमारे अतीत से तय होते हैं और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो फिर भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने का क्या फायदा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर हालात लगातार बदल रहे हैं तो पारंपरिक 5 साल की व्यापार योजना बनाना या भविष्य के निवेश का सटीक अनुमान लगाना तो वैसा ही हुआ जैसे किसी तेजी से भागते हुए रोलर कोस्टर पर बैठकर शतरंज खेलने की कोशिश करना। अरे, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? बोर्ड ही जब हर सेकंड हिल रहा है तो आप 5 चाल आगे की कैसे सोच सकते हैं? तो फिर हमें फैसले लेने कैसे चाहिए? इसीलिए रीवर्क में लेखकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योजना बनाना सिर्फ एक अनुमान है। प्लानिंग इज गेसिंग। जब आप एक बहुत बड़ी योजना बनाते हैं तो आप असल में ये मान लेते हैं कि भविष्य बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने आज सोचा है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ऐसा कभी नहीं होता। हाउसल भी अपने सरप्राइज नाम के अध्याय में यही कहते हैं शायद। हाँ,
वो कहते हैं कि इतिहास भविष्य का नक्शा नहीं है। जिन घटनाओं ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, चाहे वो कोई वैश्विक महामारी हो या मंदी, उनकी सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाया था। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हाउसल सलाह देते हैं कि हमें रैशनल यानी पूरी तरह से एक तार्किक मशीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें रीजनेबल यानी एक व्यवहारिक इंसान बनना चाहिए। रैशनल और रीजनेबल के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है यार। एक तार्किक मशीन शायद केवल सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश को चुनेगी, भले ही उसकी वजह से रात की नींद उड़ जाए। एग्जैक्टली, और वो तनाव लंबे समय तक टिकने नहीं देता। हाँ, लेकिन एक व्यवहारिक इंसान वो रास्ता चुनेगा जो उसे शांति दे, भले ही रिटर्न थोड़ा सा कम हो। तो चलिए अब इस अनिश्चितता वाले पहलू से एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर हम भविष्य नहीं देख सकते और दुनिया इतनी अनिश्चित है, तो लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए करते क्या हैं? वो और ज्यादा के पीछे भागते हैं। समाज ने विचार हमारे दिमाग में भर दिया है कि व्यापार का मतलब ही है लगातार ग्रोथ। हर कंपनी को एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनना है। बिल्कुल, ये अंधी दौड़ हर जगह दिखती है ना? हाँ। लेकिन रीवर्क एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है कि व्यापार को हमेशा बड़ा क्यों करना है? और ये एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर व्यापारियों को असहज कर देता है। मतलब रीवर्क में लेखक हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसी पुरानी और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं कि हार्वर्ड एक बहुत ही सफल संस्था है ना, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि उसे सफल बने रहने के लिए दुनिया के हर शहर में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिए और हर साल हजारों नए प्रोफेसरों को काम पर रखना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। उनकी वैल्यू ही उनकी विशिष्टता में है। एग्जैक्टली। तो फिर हम व्यापार को इस नजरिए से क्यों देखते हैं? एक छोटा, स्थिर और लाभदायक व्यवसाय भी अपने आप में एक बेहतरीन और पूरी तरह से सफल मंजिल हो सकता है। लगातार विकास के पीछे भागने से सिस्टम में बस जटिलताएं आती हैं। जब आप बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो आप असल में उन चीजों से दूर हो जाते हैं जिन्होंने आपको शुरुआत में सफल बनाया था। लेकिन रुको, यहाँ मुझे एक स्वाभाविक सी उलझन हो रही है और मैं थोड़ा विरोध भी करना चाहूंगा इसका। हाँ, बताइए। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी ग्रोथ के पीछे नहीं भागेगी और ज्यादा की चाहत नहीं रखेगी, तो क्या वो बस आलसी नहीं हो जाएंगे? समाज तो हमेशा बड़े आंकड़ों, बड़ी टीमों और बड़ी फंडिंग को ही सलाम करता है। ये डर बहुत आम है। अगर आप लगातार बड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपका व्यापार बस एक जगह रुककर खत्म नहीं हो जाएगा? इसे ऐसे देखिए, जब कोई व्यापार बिना जरूरत के बढ़ता है तो वो सूटकेस की तरह हो जाता है जिसे हम किसी वीकेंड ट्रिप के लिए पैक करते हैं। अच्छा, वो वीकेंड ट्रिप वाला सूटकेस। हाँ, हम उसमें क्या पता जरूरत पड़ जाए ये सोचकर इतनी फालतू चीजें ठूस देते हैं कि अंत में उसका हैंडल ही टूट जाता है। तो क्या सिर्फ बड़े सूटकेस की चाहत ही सबसे बड़ी समस्या है? वो सूटकेस वाला उदाहरण स्थिति को बहुत ही सही तरीके से समझाता है। देखिए, आलसी होना और अपने आकार को जानबूझकर सीमित रखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? हॉजल साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो बिल्कुल अलग अलग कौशल है। गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आगे बढ़कर मौके पकड़ने पड़ते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके बिल्कुल उलट व्यवहार करना पड़ता है। वहाँ आपको संयम, विनम्रता और थोड़े से डर की जरूरत होती है। डर मतलब पैरानोया? बिल्कुल। ये डर कि जो आपने कमाया है वो आपकी किसी एक मूर्खता की वजह से चला ना जाए। और शायद यही कारण है कि हाउसल कंपाउंडिंग को इतना महत्व देते हैं यार। उन्होंने वॉरेन बफे का जो उदाहरण दिया है, वो तो सच में दिमाग के सारे तार खोल देता है। हाँ, वो आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। मतलब बफे की जो भी कुल संपत्ति थी, उसमें से लगभग 95% से ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ इस बात का नतीजा था कि वो दशकों तक मैदान में टिके रहे। उन्होंने कोई ऐसा फालतू जोखिम नहीं लिया जो उन्हें पूरी तरह से खेल से ही बाहर कर दे। बिल्कुल। और रीवर्क इसी विचार को उत्पाद बनाने के तरीके पर लागू करती है। वो कहते हैं कि आपको अनावश्यक चीजों को ना कहने की आदत डालनी चाहिए। से नो बाय डिफॉल्ट। से नो बाय डिफॉल्ट, ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि जब आप हर नई सुविधा को अपने उत्पाद में जोड़ने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके प्रतियोगी ऐसा कर रहे हैं या कुछ ग्राहक इसकी मांग कर रहे हैं,
तो आप असल में उसी सूटकेस को ठूंस रहे हैं जिसका हैंडल टूटने वाला है। सही बात है। इसके बजाय रीवर्क की बहुत ही शानदार सलाह है कि आधा प्रोडक्ट बनाएं लेकिन बेहतरीन बनाएं। बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट, नॉट अ हाफ बेक्ड प्रोडक्ट। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब है कि एक ऐसा उत्पाद जो 100 चीजें खराब तरीके से करने के बजाय सिर्फ 10 चीजें बहुत ही शानदार तरीके से करे। इससे गुणवत्ता बनी रहती है और आपका फोकस कभी नहीं भटकता। आधा प्रोडक्ट बनाना ये सुनने में जितना अटपटा लगता है, असल में उतना ही प्रभावशाली है। हाँ। तो अगर लगातार ग्रोथ और हर सुविधा देने की होड़ असल में नुकसानदायक है, तो फिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? दिखावा और अहंकार। एग्जैक्टली। यहीं पर हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल में फंसते हैं, हमारा अहंकार। और यहीं पर मॉर्गन हाउसल का मैन इन द कार पैराडॉक्स सामने आता है। यार, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा इस पूरी किताब में। हाँ, वो कार वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है। मतलब जब हम सड़क पर किसी को 1 करोड़ रुपए की महंगी कार चलाते हुए देखते हैं, तो हम उस इंसान की इज्जत नहीं करते। हमें ही नहीं सोचते कि कार चलाने वाला कितना स्मार्ट या सफल है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम खुद को उस कार में बैठे हुए इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कार मेरे पास होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते। ये इंसानी फितरत की बहुत ही सटीक सच्चाई है। हम दूसरों के पास जो महंगी चीजें हैं उन्हें देखकर उनसे प्रभावित नहीं होते, बल्कि हम उन चीजों को एक माध्यम मानते हैं जिससे हम दूसरों को प्रभावित कर सकें। और ये एक ऐसा चक्र है जिसे कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल। हाउसल इसे एक ही वाक्य में समेट देते हैं। वो कहते हैं कि दौलत वो है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। क्या बात है। जो पैसा कार खरीदने में खर्च हो गया, जो पैसा महंगे कपड़े खरीदने में चला गया, वो अब दौलत नहीं है। हाँ। वो तो बस खर्च हो चुका है। हाँ, वो तो किसी और की दौलत बन गया। एग्जैक्टली। असली दौलत तो वो है जो बैंक में पड़ी है, जो निवेश आपने अभी तक बेचे नहीं हैं, जो विकल्प आपके पास सुरक्षित हैं। अदृश्य होना ही दौलत की सबसे बड़ी ताकत है। और ये दिखावे की बीमारी ना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। हम अपने समय और काम के साथ भी तो यही करते हैं। बिल्कुल। समय भी तो एक संपत्ति ही है। रीवर्क में लेखकों ने वर्कहोलिज्म यानी काम के नशे की बहुत कड़ी आलोचना की है। बहुत से लोग ऑफिस में रात के 10 बजे तक रुकते हैं या एक दिन में लगातार 7-8 मीटिंग्स करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मुझे तो ये जिम में उस ट्रेडमिल पर भागने जैसा लगता है, जहाँ इंसान पूरी ताकत लगा रहा है, पसीना बहा रहा है, हाफ रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा है। वो सिर्फ व्यस्त दिखने का दिखावा कर रहा है। यही बात है। काम के घंटे बढ़ाना या लगातार बस मीटिंग्स करना कोई सम्मान का बैज नहीं है। असल में ये खराब मैनेजमेंट और अकुशलता की निशानी है। सही कहा। रीवर्क इसे बहुत साफ शब्दों में समझाती है कि जब आप लोगों को 80 घंटे काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो वो ज्यादा काम नहीं कर रहे होते, वो बस अपनी ऊर्जा को खींच रहे होते हैं। और थका हुआ इंसान तो बस गलतियां ही करेगा ना। बिल्कुल। एक थका हुआ इंसान फैसले लेने में गलतियां करता है, और जब वो गलतियां करता है तो उन गलतियों को सुधारने में कंपनी का और भी ज्यादा समय और पैसा बर्बाद होता है। इसीलिए रीवर्क का एक बहुत ही स्पष्ट नियम है कि काम में आने वाली रुकावटों को खत्म करो और लोगों को शाम 5 बजे घर भेजो। शाम 5 बजे घर भेजना, यार ये सुन के तो शायद कई कंपनियों के मालिकों को पसीना आ जाए। हाँ, ये उनके लिए बहुत डरावना विचार है। लेकिन अगर हम इन दोनों किताबों के मूल संदेश को गहराई से देखें तो वो दोनों एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो है स्वतंत्रता, आजादी। बिल्कुल। हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि आप उसे बस महंगी चीजें खरीद सकते हैं। पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको अपना समय खुद नियंत्रित करने की आजादी देता है। सुबह उठकर खुद से ये कह पाना कि आज मैं अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकता हूँ, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और व्यापार में भी सच्ची आजादी तभी मिलती है जब आप अपने काम को सरल और अपने नियंत्रण में रखते हैं। जब आप ग्रोथ के अंधविश्वास में फंसकर भारी भरकम बाहरी फंडिंग ले लेते हैं तो बाहरी पैसा आते ही बाहरी दबाव भी आता है। हाँ, फिर तो आप बस दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर आप अपनी शर्तों पर काम नहीं कर पाते, आपको निवेशकों को खुश करना पड़ता है और यहीं आपकी स्वतंत्रता छिन जाती है। चलिए, तो अब तक की चर्चा में हमने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना है। भारी योजनाएं नहीं बनानी है, हर कीमत पर ग्रोथ के पीछे नहीं भागना है और दिखावे के लिए अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान इस वक्त कोई नया काम शुरू करना चाहता है, जिसके पास ना तो करोड़ों की फंडिंग है और ना ही 100 लोगों की टीम, वो क्या करे?
उसे इस अनिश्चित दुनिया में सफलता कैसे मिलेगी? यहीं पर रीवर्क की सबसे व्यवहारिक सलाह काम आती है। वो कहते हैं सीमित संसाधनों को अपनी ताकत बनाओ, एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट्स। मतलब कमियों को ताकत बनाना। हाँ, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त बजट नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है या पर्याप्त लोग नहीं है। लेकिन रीवर्क कहती है कि ये कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि ये आपको रचनात्मक होने पर मजबूर करती है। ये तो बहुत ही सकारात्मक नजरिया है ना? जब आपके पास पैसा कम होता है तो आप हर समस्या का समाधान सिर्फ पैसे फेंक कर नहीं कर सकते। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ये बात मुझे स्क्रैच योर ओन एज यानी अपनी खुद की जरूरत के लिए काम करने वाले सिद्धांत की याद दिलाती है। ये किसी भी नए काम को शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका लगता है मुझे। बिल्कुल, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे जेम्स डायसन ने अपना खुद का मशहूर वैक्यूम क्लीनर इसलिए बनाया क्योंकि वो बाजार में मौजूद वैक्यूम क्लीनर से परेशान थे, जो बार बार बस खराब हो जाते थे। हाँ, उन्हें खुद वो जरूरत महसूस हुई। और नाइकी के को-फाउंडर बिल बावरमैन का उदाहरण भी तो है। उन्होंने दौड़ने के लिए बेहतर जूतों की तलाश में अपनी पत्नी की वॉफल बनाने वाली मशीन में रबर डालकर एक नया सोल तैयार कर दिया था। क्या बात है! जब आप अपनी खुद की किसी समस्या को सुलझाने के लिए कोई उत्पाद बनाते हैं तो आपको किसी महंगी मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने उत्पाद के सबसे सटीक आलोचक और ग्राहक होते हैं। बिल्कुल। आपको पहले से पता होता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और जब आपका उत्पाद तैयार हो जाए तो प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए रीवर्क एक और शानदार सलाह देती है। वो शेफ्स वाली सलाह। हाँ, शेफ्स की तरह अपनी रेसिपी शेयर करें। एम्यूलेट शेफ्स। यार, ये शेफ्स वाली बात बहुत दिलचस्प है। दुनिया के बड़े बड़े शेफ अपनी कुक बुक लिखते हैं, टीवी शोज पर आकर अपनी सबसे खास डिश बनाने का एक एक स्टेप बताते हैं। वो ये नहीं डरते कि कोई उनकी रेसिपी चुरा लेगा और उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान बांटने से कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। जब आप लोगों को ये सिखाते हैं कि आप अपना काम कैसे करते हैं तो लोग आपकी उत्पाद के साथ साथ आपकी कार्यशैली और आपके नजरिए से भी जुड़ जाते हैं। मतलब एक गहरा रिश्ता बन जाता है। एग्जैक्टली। इससे आपका ब्रांड डीकमोडिटाइज हो जाता है, यानी आप भीड़ में सिर्फ एक और विकल्प नहीं रह जाते, बल्कि आपकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। बहुत खूब। लेकिन यहाँ मुझे हाउसेल की किताब से एक बात याद आ रही है जो थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक विरोधाभास है जिस पर मैं सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। हमें गलती की गुंजाइश यानी रूम फॉर एरर रखना चाहिए। हाँ, वो सेफ्टी नेट की बात करते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने टेल्स यू विन या लंबी पूंछ के जादू का भी विस्तार से जिक्र किया है। उनका कहना है कि दुनिया में 100 में से सिर्फ एक ही चीज ही आपको बड़ी सफलता दिलाती है। जैसे वेंचर कैपिटल का मॉडल होता है। एग्जैक्टली। डिज्नी ने सैकड़ों फिल्में बनाई, लेकिन स्नो वाइट ने उनका सारा कर्ज उतार दिया। वेंचर कैपिटल फर्म्स 100 स्टार्टअप्स में पैसा लगाती हैं, 99 डूब जाते हैं और एक अमेज़न या गूगल बन जाता है जो सारा घाटा पूरा कर देता है। बिल्कुल सही आंकड़े हैं ये। तो अगर दुनिया इसी नियम पर चलती है कि 100 में से एक दांव ही बड़ा काम करेगा, तो क्या हमें हर मुमकिन चीज पर दांव नहीं लगाना चाहिए? और अगर हम हर चीज पर दांव लगाएंगे तो वो जो गलती की गुंजाइश रखने वाला सिद्धांत था वो तो टूट ही जाएगा ना। ये बहुत ही शानदार और विश्लेषणात्मक सवाल है। पहली नजर में ये सच में विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे के गणित को समझें तो ये दोनों बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, वो कैसे? टेल्स यू विन का सिद्धांत कहता है कि बड़ी सफलता दुर्लभ है और ये कई छोटी छोटी विफलताओं के बाद आती है। अब उस एक बड़ी सफलता तक यानी उस 100वें दांव तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसे होना। पैसे और समय दोनों। सबसे ज्यादा जरूरी है मैदान में टिके रहना। ओहो, मतलब अगर आप 10वें दांव पर ही पूरी तरह बर्बाद हो गए तो आप 100वें दांव तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। और यही गलती की गुंजाइश का सिद्धांत काम आता है। गलती की गुंजाइश रखने का मतलब जोखिम न लेना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कभी भी कोई ऐसा एक दांव नहीं लगाना चाहिए जो अगर उल्टा पड़े तो आपको गेम से ही बाहर कर दे। अब समझ आया। अगर आप अपना सारा पैसा, सारा समय और सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही बड़े आइडिया पर लगा देंगे और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो आपकी पहली हार ही आपकी आखिरी हार बन जाएगी। बिल्कुल। इसलिए छोटे दांव लगाएं। ऐसी गलतियां करें जिनसे आप सीख सकें, लेकिन जो आपको पूरी तरह से खत्म ना करें। यही कारण है कि रीवर्क भी बड़ी और भारी योजनाओं का विरोध करती है। छोटी योजनाएं, छोटे कदम
और छोटे बदलाव ही आपको सुरक्षित रखते हैं। यार ये तो सच में दिमाग की खिड़कियां खोलने वाली बात है। खेल में बने रहना ही सबसे बड़ी रणनीति है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये साफ हो जाता है कि सच्ची दौलत और बेहतरीन काम के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए अपनी सेहत दांव पर लगाकर 80 या 100 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाने या हर कीमत पर सबसे बड़ा बनने की कोई आवश्यकता नहीं। सही मायने में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप मनोविज्ञान को कितना समझते हैं। ये अपने अहंकार को काबू में रखने के बारे में है। और सबसे बड़ी बात ये गहराई से समझने के बारे में है कि पर्याप्त होना यानी इनफ होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब एक इंसान ये समझ जाता है कि उसके लिए क्या पर्याप्त है तो वो उस अंधी चूहा दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकल आता है और फिर वो असली आजादी महसूस करता है। हाँ, फिर वो पैसे का इस्तेमाल महंगे कार्य खरीद कर दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए करता है। बिल्कुल। और अपने काम में भी वो इंसान सिर्फ उतना ही बनाता है और सिर्फ उतनी ही मेहनत करता है जिसका कोई असली और सकारात्मक मतलब हो। वो सिर्फ व्यस्त दिखने के लिए फालतू का काम नहीं करता। एग्जैक्टली। तो आज की इस बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक चर्चा से जाने से पहले एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को और सुनने वालों को भी बहुत गहराई से सोचना चाहिए। हमने देखा कि सच्ची दौलत वो है जो बैंक में खामोश पड़ी रहती है और दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि सबसे बेहतरीन काम तब होता है जब हम दिखावे वाली उन लंबी और थकाऊ मीटिंग्स में नहीं होते। तो अगर हम आज अपनी ही दिनचर्या को करीब से देखें तो वो कौन से अहंकारी दिखावे हैं जिन्हें हम सिर्फ दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? और क्या उन दिखावों को आज ही छोड़कर हम तुरंत अपनी जिंदगी में ज्यादा अमीर, ज्यादा शांत और ज्यादा आजाद नहीं बन सकते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विस्तृत विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सादगी को चुनें और अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और जीवन बदल देने वाली किताबों के गहरे विश्लेषण सुन सकें।